हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो आपके एनक्लेक्स एग्जाम के साथ नोटसेट आरआरबी जैसे सेंट्रल नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में हमने नॉर्मल वैल्यूज को कवर किया है। आप इस क्लास में शॉर्ट्स नोट्स बनाइए और उनको रैपिड रिवीजन में लीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो मजबूत बन सके। यहाँ पर हम छोटी-छोटी चीज़ों को कवर करेंगे, जो आप जनरली आप यहाँ पर देखें तो आप भूल जाते हो उन चीज़ों को। तो आप रैपिड नोट्स बनाइए इनके और रैपिड रिवीजन कीजिए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आप एग्जाम में यहाँ से अगर चीज़ें देखने को मिले तो आपको याद रहे कि हमने शॉर्ट नोट से ये चीज़ें पढ़ी थी और हमारी चीज़ें गलत नहीं हुई। दोस्तों, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, तो वाइटल साइन की बात करते हैं हम। वाइटल साइन में मोस्टली हम हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हार्ट रेट जो नॉर्मल रहती है वो 60 से 100 हम नॉर्मल मानते हैं। यहाँ पर हम बात करें, अगर 60 से कम अगर आपकी हार्ट रेट होती है तो आप बोलोगे ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ज्यादा अगर आपकी हार्ट रेट देखने को मिल रही है तो आप बोलोगे टेकिकार्डिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये चीज याद रखनी है। रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो नॉर्मल 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें 12 से अगर कम है तो आप उसे बोलोगे ब्रेडिपनिया, और यहाँ पर हम बात करें 20 से ज्यादा हो जाए तो टेकिपनिया। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120 से 80 mmHg। यहाँ पर हम बात करें, यह सिस्टोलिक बीपी है, और आपका जो नीचे है वो डायस्टोलिक बीपी है। अगर हम सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को घटा दें तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? पल्स प्रेशर। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका कितना रहेगा? 40 आपको यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एग्जामिनर एक क्वेश्चन और क्या पूछेगा। अगर यहाँ से सेल्सियस की वैल्यू को चेंज करवा रहा है काय में? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है तो आप उसे पुट कर देंगे। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर रहे हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू को पुट करके F-32 इंटू 5/9 से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल्सियस में। यहाँ पर हम बात करें, अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर की और आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 ये वैल्यू आप जोड़ दोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो, जो आपका सेल्सियस में टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करें 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, और बेसिक कन्वर्सेशन में हम बात करें, ये एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 1 टी स्पून कितने एमएल के बराबर होता है? 5 ml के बराबर। 1 टेबल स्पून कितने टी स्पून रहती है? इसमें 3 टी स्पून रहती हैं, और 15 ml रहता है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि 1 टेबल स्पून में कितनी टी स्पून होती है? 3 टी स्पून होती है। 1 टेबल स्पून कितने एमएल के बराबर होता है? 3 ml के बराबर, 15 ml के बराबर होता है, और 1 टी स्पून में 5 ml होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और 1 टेबल स्पून 3 टी स्पून के बराबर होता है। 1 ग्राम में कितने mg होते हैं? 1000 mg। 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम। 1 किलोग्राम में 2.2 lbs। 1 किलोग्राम 1 kg कितने के बराबर होता है? 2.2 lbs के। 1 mg 65 ग्राम। 1 lb 16 ओंस के बराबर। यहाँ पर हम बात करें 1 औज इक्वल टू 30 ml। 1 औज कितने ml के बराबर होता है? 30 ml के बराबर। 1 कप में कितने ml होते हैं? 280 ml। 1 कप में कितने ऑन्ज होते हैं? 8 ऑन्ज होते हैं। 1 क्वार्ट किसके बराबर होता है? 2 पिंट्स के बराबर होता है। 1 पिंट्स 2 कप के बराबर होता है। 1 मीटर की बात करें तो 3.28। 1 मीटर कितने फीट के बराबर होता है? 3.28। यहाँ पर हम बात करें तो यह किसके उपयोग में ली जाती है? हाइट। जब हम बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं, बीएमआई आप जब निकालते हो तो यहाँ पर जो आपकी हाइट रहती है, हाइट
वो काय में रहती है, मीटर में रहती है। हाइट किस में यूज में लेते हैं, मीटर में। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। 1 मीटर इसके बराबर होती है 3.28। अगर आपका एग्जामिनर फीट में दे दे तो आप उसे मीटर में चेंज कर रहे हो। बीएमआई के दौरान आपको हाइट मीटर में मेजर करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, जो आपके शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, जो एग्जाम में वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर हेमेटोलॉजी की बात करें तो इसमें नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होती हैं। आरबीसी की बात करें 4.5 से 5.0 मिलियन नॉर्मल होती हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें 5,000 से 10,000 नॉर्मल होती हैं। प्लेटलेट की बात करें तो 1.5 लाख 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक नॉर्मल मानी जाती हैं ये। ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 से 16 ग्राम फीमेल में नॉर्मल होता है, अगर 14 से 18 ग्राम मेल में नॉर्मल होता है। अगर आपके फीमेल में 12 से कम एचबी देखने को मिल रहा है तो हम इसे बोलेंगे एनीमिया। अगर आपके मरीज में फीमेल में अगर 12 से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है तो हम इसे बोलेंगे एनीमिया। क्या बोलोगे इस टर्म को, एनीमिया। आपके मरीज में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। हेमेटोक्रिट की बात करें तो नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल कितना होता है, 37 से 47 के बीच में अगर ये वैल्यू देखने को मिल रही है तो फीमेल के लिए नॉर्मल है। मेल की बात करें तो 40 से 54 यहाँ पर नॉर्मल किसमें देखने को मिलती है, मेल में हेमेटोक्रिट की वैल्यू नॉर्मल देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए, तो एक चीज और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए आप इनको कैसे याद रख सकते हो। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोनोफिल, बेसोफिल, ये आपके डब्ल्यूबीसी के टाइप है। इसके डब्ल्यूबीसी के वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, नेब नेब न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, ठीक है, इसोनोफिल और बेसोफिल, ये क्या है आपकी ग्रेनुलोसाइट है। और हमने पढ़ा था एक एलएम, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। यह क्या है, एग्रेनुलोसाइट है। एग्रेनुलोसाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको कैसे याद रख सकते हो, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास। ठीक है, तो आप उसकी न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू की बात करें तो 54 से 62% रहती है। लिम्फोसाइट की बात करें 25 से 32% रहती हैं। मोनोसाइट्स की बात करें 3 से 7% होती हैं। इसोनोफिल 1 से 3% होती हैं और बेसोफिल 0.75% आपकी बॉडीज में पाई जाती हैं। यह डब्ल्यूबीसीज की सब सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जिम्मेदार रहती हैं आपकी बॉडी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। चलिए, देखिए यहाँ पर और नॉर्मल वैल्यूज दिखाई गई हैं। यहाँ पर सीरम इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 135 से 145। पोटेशियम की हम बात करें यहाँ पर 3.5 से 5 पॉइंट मिली इक्विवेलेंट, ये पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू है दोस्तों। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है, अगर सोडियम की वैल्यू कम होती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हाइपो नेट्रीमिया। और अगर 145 से ज्यादा हो जाती है तो हाइपर नेट्रीमिया। पोटेशियम की बात करें तो हाइपोकैलेमिया 3.5 से कम होती है और 5 पॉइंट से ज्यादा होती है तो इसे बोलेंगे हाइपर कैलेमिया। कैल्शियम की बात करें तो 9 से 10.5 नॉर्मल होता है, अगर 9 से वैल्यू कम है तो हाइपोकैल्सीमिया, 10.5 से ज्यादा है तो हाइपर कैल्सीमिया। क्लोराइड की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है, 90 से 110। मैग्नीशियम की बात करें तो 1.7 से 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फोरस की बात करें तो 3 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल वैल्यूज है। एबीसीज वैल्यू, एबीसीज वैल्यू की नॉर्मल वैल्यू बात करें तो हम पीएच की बात करें तो नॉर्मल पीएच कितनी होती है आपकी ब्लड की, 7.35 से लेकर 7.45। अगर कम हुई तो एसिडोसिस, ठीक है, 7.35 से कम हुई तो एसिडोसिस, अगर 7.45 से ज्यादा हुई तो आप इसे बोलेंगे एल्केलोसिस। क्या बोलेंगे, एल्केलोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें बाइकार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। CO2 की बात करें तो 35 से 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। PO2 की बात करें तो 80 से 100 mmHg। और ऑक्सीजन की बात करें तो 90% से ज्यादा होनी चाहिए। यह नॉर्मल वैल्यू कंसीडर्ड की जाती है आपकी। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, रोम पढ़ा था, रोम सिस्टम, जो अभी इंपॉर्टेंट क्लास है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, वहां पर आप इस रोम सिस्टम को पढ़ सकते हो, ईवीजीज की नॉर्मल वैल्यूज। और यहाँ पर इम्बैलेंस को समझाया गया बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर एंटीकोगुलेंट थेरापी की हम बात करें, अगर आपके मरीज को हेपेरिन चालू है तो आप एपीटेस्टी एपीटीटी ए पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कितना होता है, 30 से 40 सेकंड होता है, मोर सेंसिटिव है। ठीक है दोस्तों, जो हेपेरिन का जो टाइम है ये कितना आना चाहिए, 30 से 40 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आपका मरीज, अगर आपका मरीज इस थेरापी पर है, एंटीकोगुलेंट थेरापी चालू है, आपके मरीज को हेपेरिन लग रहा है उस मरीज को, तो उस दौरान
1.5 से लेके 2 गुना, ताकि यह थेराप्यूटिक रेंज मतलब नॉर्मल माना जाता है। अगर ई वैल्यू यहाँ पर इससे 1.5 से 2x तक बढ़ी आती है तो आप इसे नॉर्मल कंसीडर करोगे। जब आप हेपेरिन की वैल्यू, हेपेरिन थेरापी आपके मरीज को चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में कि आपका एक मरीज है जिसको हेपेरिन चालू है, जिसका एपीटीटी टाइम 60 है, और तो बताइए आप इस कंडीशन में हेपेरिन को बंद करेंगे या चालू रखेंगे? तो इस दौरान दोस्तों हम चालू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ईपीटीटी की वो 1.5 से 2x गुना नॉर्मल बढ़ी हुई आती है जब हम हेपेरिन की थेरापी मरीज में चालू रखते हैं, तो यह थेराप्यूटिक रेंज नॉर्मल मानी जाती है। यहाँ पर हम बात करें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कितना होता है, 25 से 35। यह लेस सेंसिटिव माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर मोर सेंसिटिव क्या है, आपकी ईपीटीटी। आपको मरीज में पता लगाना है कि हिपेरिन थेरापी आपकी सही चल रही है, तो आप ईपीटीटी टेस्ट मोस्ट प्रीफर करोगे, और आप पता लगा लोगे कि आपका हिपेरिन एंटीकोगुलेंट थेरापी सही तरीके से चल रही है और उसका इफेक्ट भी मरीज में सही है। यहाँ पर पीटीटीटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन की टाइम बात करें तो ये कितना होता है, 25 से 35 सेकंड होता है। इसे लेस सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ पर हम बात करें जब ये वैल्यू चालू है तो ये भी 1.5 से 2.5x गुना बढ़ी हुई आएगी आपके मरीज में, तो आप इसे नॉर्मल कंसीडर्ड करोगे। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछेगा, हेपेरिन का एंटीडोट कंसीडर करेंगे हम प्रोटामाइन सल्फेट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जैसे ही एक एंटीकोगुलेंट वारफेरिन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोमेडिन, कोमेडिन के नाम से जानते हैं वारफेरिन को। जब हम मरीज वारफेरिन पर चल रहा है तो आप पीटी आईएनआर टेस्ट करोगे, पीटी आईएनआर की वैल्यू चेक करोगे, उसके बाद आप वारफेरिन थेरापी चालू करेंगे मरीज को। देखिए जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो कितना रहेगा, 10 से 12 सेकंड। जब मरीज को वारफेरिन थेरापी चल रही है तो 1.5 से 2x गुना बढ़ा हुआ अगर आपके मरीज में आता है तो इसे हम थेराप्यूटिक मानते हैं, ये बढ़िया फंक्शन कर रहा है, तो कंटिन्यू हमको रखना है। अगर इससे ज्यादा बढ़ी हुई वैल्यू देखने को मिले तो आप वारफेरिन को स्टॉप कर सकते हो। आईएनआर की बात करें तो 0.9 से 1.2, और जब हम ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ये 3 गुना तक बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, जब आपका मरीज वारफेरिन ओवरडोज हो जाता है तो उसके एंटीडोट जब आप आपके मरीज में उपयोग में लोगे तो क्या है, विटामिन के। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंटीकोगुलेंट जब वारफेरिन चालू है तो आप विटामिन के यहाँ पर मरीज के लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट है एंटीडोट के रूप में। यहाँ पर हम अमोनिया की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू 15 से 110 रहती है। एएसटी एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज 10 से 15, एएलटी 5 से 35, एलडीएच, एलडीएच की बात करें लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन 100 से 190, एल्बुमिन 3.5 से 5.0 ग्राम पर डीएल। टोटल प्रोटीन कितनी होती है, 6 से 8 ग्राम पर डीएल। बिलिरुबिन की बात करें तो 1 mg पर डीएल से कम। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है आपकी बॉडी में, 200 mg पर डीएल से कम। ट्राइग्लिसराइड की बात करें 150 mg पर डीएल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो 45 mg से ज्यादा बढ़ा हुआ रहना चाहिए जो मेल के लिए है, और 50 mg पर ग्राम पर लीटर की बात करें तो ये फीमेल के लिए है। इतना नॉर्मल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम बात करें एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को। ये कितना होता है, 60 से 80 नॉर्मल वैल्यू है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज नॉर्मल आपकी बॉडी में कितनी होती है, 70 से 110 mg पर डीएल। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल ग्लूकोज आपकी बॉडी में कितनी होती है, 70 से 110। और एक और प्रश्न क्या बनेगा, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यूज आपको याद रखनी है दोस्तों। यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं, आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए यहाँ पर हम HbA1c की बात करें, ये टेस्ट आप किस लिए करते हो, यह शुगर लेवल को बॉडी में चेक करने के लिए करते हैं हम, और यह डिसाइड करती है HbA1c वैल्यू का आपका मरीज हाइपर ग्लाइसेमिक है, ग्लाइसीमिया का मरीज है, प्री डायबिटीज है, ये सारी वैल्यूज कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पर 7% से कम है तो गुड कंट्रोल में है, मतलब आपकी शुगर नॉर्मल है। यहाँ पर 9% से बढ़ी हुई आ रही है तो पुअर कंट्रोल है HbA1c वैल्यू, और 12% वेरी
पुअर कंट्रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको HbA1c HbA1c हम किस लिए करते हैं, शुगर की वैल्यूज को कंडक्ट करने के लिए करते हैं दोस्तों। अगर ये 7 से बड़ी हुई देखने को मिल रही है, 7 से बड़ी हुई देखने को मिल रही है तो हम प्री डायबिटिक बोलेंगे, और अगर इससे और ज्यादा वैल्यू देखने को बड़ी मिल रही है तो आप इसे ग्लाइसेमिक पेशेंट बोल सकते हैं, TM पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटिस का मरीज बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 10 से 20 mg/dl। सीरम क्रिएटिनिन की बात करें 0.5 से 1.5 mg/dl। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, यहाँ पर 1.010 से लेकर 1.013 ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। यूरिक एसिड की बात करें नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 से लेकर 7.5 mg/dl। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, आपका एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तो उस दौरान आपके जो मायोग्लोबिन लेवल है वो कितना देखने को मिलेगा, 0 से 80 नैनोग्राम नॉर्मल। ट्रोपोनिन 0.6 से नैनोग्राम पर AST, 10 से 50 इंटरनल यूनिट पर लीटर। CPK 12 से 70 U पर ml, ठीक है, मेल के लिए है, और 10 से 55 फीमेल के लिए। LDH की बात करें तो 100 से 190 ये देखने को मिलेगी वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैल्यू नोट करके रखनी है। हार्ट फेलियर की कंडीशन में बी टाइप न्यूट्रो यूरेटिक पेप्टाइड बी, जिसे हम BNP बोलते हैं, 125 pg/ml नॉर्मल किसके लिए है, ईयर ओल्ड 0 से 74, और 450 पी 75 से 90 ईयर ओल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। चलिए यहाँ पर हम बात करें हीमोडायनेमिक्स प्रेशर से, नॉर्मल प्रेशर क्या होते हैं इसकी पूछ ले। नॉर्मल CBP प्रेशर कितना होता है, तो 6 से 12 mmHg, ठीक है। पी प्रेशर कितना होता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर 20 से 30 mmHg। PC WP 8 से 13 mmHg। ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, 0 से 10 mmHg। और IOP इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है, यहाँ पर 12 से 15 mmHg। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल कंसीडर्ड करते हैं हम दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, यहाँ पर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। और कौन से पोर्ट, ये आपके नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पर तो जो फर्स्ट है RA प्रोक्सिमल पॉइंट है, ये है आपका थर्मिस्टोट कनेक्शन। ये डिस्टल पॉइंट है, बलून इन्फ्लेशन पोर्ट है। तो यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपके यहाँ पर ड्रग थेराप्यूटिक लेवल से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेगा। कार्बामेजेपाइन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4 से 10 mcg/ml। फिनोबार्बिटोल 15 से 40 डिजॉक्सिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 0.8 से 2 नैनोग्राम पर ml। ट्यूफाइलिन 10 से 20, पेंटोइन 10 से 20, वालपोरिक एसिड 50 से 100। और लिथियम की बात करें, देखिए दोस्तों एडल्ट में 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिथियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट एडल्ट्स के लिए, 0.6 से 1.2 MEQ पर लीटर। ये मेंटेनेंस है ये, ठीक है। थेराप्यूटिक रेंज है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। 0.4 से 1.0 मिली इक्विवेलेंट, ये 65 ईयर ओल्ड वाले नॉर्मल। 6 से 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नीड हीमोडायलिसिस। अगर आपकी लिथियम वैल्यू लिथियम वैल्यू 6 से 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिल रही है तो उस दौरान आपको हीमोडायलिसिस पर रखना पड़ेगा मरीज को। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। यहाँ पर हम वेंकोमाइसिन की बात करें तो 20 से 40 माइक्रोग्राम पर ml पीक पर रहेगी ये वैल्यू। 30 मिनट आफ्टर थर्ड डोज देंगे, ठीक है। 5 से 15 mcg पर ml, और 30 मिनट प्रायर टू नेक्स्ट डोज के लिए तैयार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम सल्फेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4 से 8 mg/dl। 8 से 10 एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स, आपके मरीज में अगर मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू 8 से 10 हो जाए तो रिफ्लेक्सेस एब्सेंट देखने को मिलेंगे। 10 से 12 अगर मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू देखने को मिल रही है तो मरीज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर 15 से ज्यादा अगर ये वैल्यू हो गई है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेट सीवियर कंडीशन हो जाएगी, और यहाँ पर आपके मरीज को इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ेगी, इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर पर आपके मरीज को लेना पड़ेगा। इमरजेंसी सिचुएशन है, इस दौरान अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलती है तो आप आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे दोस्तों। चलिए तो आज की क्लास
आपकी नॉर्मल वैल्यूज को कवर किया है हमने दोस्तों। यहाँ से आपके इंपोर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको बना लीजिए और एग्जाम में ये नॉर्मल वैल्यूज से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए आप इसी चैनल पर और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।